हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आपका अपना फेसबुक प्रोफाइल ग्रेविटेशनल पंकज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज है फर्स्ट डे और लुसेंट जो बोले थे कि लुसेंट रेगुलर चलेगा, तो आज उसका पहला दिन है। आधा घंटा यानी 30 मिनट हम हिस्ट्री करेंगे और 30 मिनट ज्योग्राफी करेंगे। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी उसके बाद। तो सबसे पहले मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास का जो आज पहला डे है उसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के इतिहास में जो है, भारत के इतिहास में क्या क्या है और किस किस चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ है, यह उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से जाना गया। यह उपमहाद्वीप क्या जाना गया, तो भारतवर्ष के नाम से जाना गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतवर्ष जो है ये किसमें कहा गया है, तो भारतवर्ष महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। कहाँ कहा गया है, तो महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और महापुराणों में। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का मतलब क्या होता है। भारतवर्ष का मतलब होता है भारतों का देश। क्या होता है, भारतों का देश। किसका, भारतों का देश। और यहाँ के निवासी को हम लोग भारतीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक प्राचीन कबीले में रहने वाले लोगों का क्या था, एक नाम था। और उसी के नाम पर हम जानते हैं कि भरत के नाम पे ही क्या रखा गया है, हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भारत को लोगों के द्वारा विभिन्न नाम से पुकारा गया। जैसे क्या कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया कहा गया, यूनानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया, और उसके बाद में जाता है तो क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले 3 भागों में जो बांटा गया था वह क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कब कहेगा, तो 1638 से 1707 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के बारे में किन किन चीजों से जानकारी मिलती है। तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है या उसका स्रोत कहेंगे तो वह स्रोत पहला जो है धर्म ग्रंथ, दूसरा जो ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो है विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है क्या है, वेद है। और वेद का जो संकलन करता है वह महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। और वेद जो है किसका उपदेश देता है, तो वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय परंपराओं के अनुसार वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, ये चारों वेदों को क्या कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है।
सहंसवा, हर्षिका, ताका, संहिता कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेद के बारे में। और वेद सबसे पहला जो जानते हैं, पहला किसके बारे में, तो पहला हम जानते हैं ऋग वेद के बारे में। तो ऋग वेद के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऋग वेद जो है सबसे पहला, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे क्या है, प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग वेद है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कितना मंडल है, तो मंडलों की संख्या 10 है। ऋग वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितना सूक्त है, कितना सूक्त है। ठीक कहाँ मिले, पीछा चलेगी, ठीक। आप लोग बताइए कि आवाज, वॉइस और वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक। उसके बाद 10 मंडल। उसके बाद देखते हैं कि इसमें सूक्त कितना है, तो सूक्त है 228। सूक्त कितना है, तो 228 है। कितना है, तो 228 है। और ऋचाएं कितना है, ऋचाएं, तो ऋचाएं है 10,462। कितना, 10,462। अब देखते हैं कि ऋग वेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं कि ऋग वेद के तीसरे मंडल में जो है, ऋग वेद के तीसरे मंडल में जो है, तीसरा मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को क्वेश्चन पूछ देगा कि ऋग वेद के तीसरा मंडल में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो सूर्य देवता सावित्री को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इसके 9वें मंडल में, तो इसके 9वें मंडल में देवता सोम देवता, इसका देव। और 10वां मंडल में जो है पुरुष सूक्त के बारे में, किसके बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में। इतना जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ इसके पढ़ने वाले के, ऋग वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, होत्री कहा जाता है। ऋग वेद में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। उसके बाद में जो है 8वें मंडल में जो है, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अब इतना जानकारी तो ऋग वेद के बारे में होना ही चाहिए। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग वेद। सबसे उसके बाद इसमें कितना मंडल, तो 10 मंडल। तीसरा मंडल में कौन सा, किसके उल्लेख किया गया है, तो सूर्य देवता सावित्री का। 9वां मंडल में देवता सोम का। 10वां में पुरुष सूक्त का। और 8वां मंडल में ऋचाओं को क्या कहा जाता है, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वेद में जो है प्रयुक्त अधन्य शब्द का जो है, प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है का संबंध किससे है, तो किसका, तो इसका संबंध है गाय से। किसका, इसका संबंध पूछ देगा कि ऋग वेद में अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो यह गाय से है। किससे है, तो गाय से। यानी कहने का मतलब, अधन्य का मतलब हो गया कि जिसका वध नहीं किया जा सकता है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ब्रह्मा का है लेकिन आत्मा का नहीं। तो ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन जो है आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें, ऋग वेद में। अब हम देखते हैं कि एक होता है एडी और एक होता है बीसी। एडी और बीसी, तो सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी और बीसी मतलब बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था ईसा मसीह। क्या नाम था, ईसा मसीह।
यानी ईसा मसीह के ये जन्म से पहले का है और ये जन्म के बाद का है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम बीसी कहते थे और बाद को अभी जो ईस्वी कहते हैं यही ईस्वी है, एडी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी कहते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम क्या कहते थे? तो बीसी कहते थे और अभी क्या कहने लगे हैं? एडी कहने लगे हैं। बीसी मतलब बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट और एडी मतलब एनो डोमिनी। कई एग्जाम में इसका संक्षेप रूप यानी फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अब देखते हैं कि ये जो है ये कौन सी भाषा है? तो ये लैटिन भाषा है। एडी जो है ये कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा में एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम बीसी कहते थे और जन्म के बाद को एडी कहते थे। पहले उल्टा चलता था। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी में और उसका मृत्यु जो हो गया 483 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गया? 483 ईस्वी में। यानी उल्टा चला, 563 से नीचे चला 483, यानी उल्टा चलता था। उसके बाद एक ईस्वी में क्या हो गया? एक ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म होता है और एक ईस्वी से पहले को हम बीसी कहते थे ईसापुर, जिसे हिंदी में क्या कहते थे? ईसापुर। और अभी क्या कहते हैं? अभी ईस्वी कहते हैं। जैसे कहेंगे कौन सा ईस्वी चल रहा है? तो 2025 ईस्वी चल रहा है। कौन सा? 2025 ईस्वी चल रहा है। तो कब जन्म ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो 1 ईस्वी को। कब हुआ? तो 1 ईस्वी को। अब देखते हैं ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी को हुआ था और ईसा मसीह जो है इसको 33 वर्ष की अवस्था में क्या किया गया है? फांसी पे लटका दिया गया। कौन लटका दिया गया? क्या किया गया? लटका दिया गया। किसको? ईसा मसीह को। और इसके जन्म के बाद को क्या कहा गया? ईस्वी कहा गया, यानी एडी कहा गया। अब देखते हैं कि ऋग वेद में इंद्र के लिए जो है कितना ऋचाओं का उल्लेख किया गया है या रचना किया गया है? तो इंद्र के लिए जो है, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। किसके लिए? अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। कई एग्जामों में पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचा का रचना किया गया है? तो 250 और अग्नि के लिए 200। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में जो ऋग्वेद का बाद जो है कौन सा किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद हम देख लिए। अब देखते हैं किसके बारे में? तो यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? तो यजुर्वेद के बारे में। सबसे पहले है कि यजुर्वेद जो है यह जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। किसमें? गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। किसमें? तो गद्य एवं पद में लिखा गया। इसके पाठकर्ता यानी पढ़ने वाले के जो है अधर्यु कहा गया। पढ़ने वाले को अधर्यु कहा गया। क्या कहा गया? अधर्यु कहा गया। अगला है कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो यज्ञ और उसके नियमों विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। यज्ञ, उसके विधि और नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला है कि यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसका वर्णन है? तो बलिदान विधि का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। अब देखते हैं कौन सा? तो तीसरा हो गया कौन सा? तो सामवेद। तो सामवेद को गायन का वेद कहा जाता है, यानी इसका संबंध संगीत से है। किससे है? तो संगीत से है। सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। और ये इसके पढ़ने वाले को कहा जाता है उदात्री। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। और इसमें कितना सूक्त है? तो इसमें 1810 सूक्त है।
कितना सूक्त है? तो 1810 सूक्त है। कितना सूक्त? तो 1810 सूक्त है। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं कि पूछ देगा कि ऐसा कौन कौन सा वेद है जिसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में कोई किसी भी प्रकार का विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब देखते हैं अथर्ववेद। चौथा कौन बच गया? तो चौथा बच गया अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे पहले तो ये सबसे बाद का वेद है या अंतिम वेद है? सबसे बाद का वेद या सबसे अंतिम वेद है। इसमें कितना मंत्र है? तो टोटल 731 मंत्र है। कितना मंत्र है? तो 731 मंत्र है। 731 मंत्र है और इसमें लगभग में 6000 पद है। पद कितना? 6000 पद है। 6000 पद है। अब देखते हैं कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें औषधों का उल्लेख सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले उल्लेख किसका किया गया था? औषधों का। किसका? औषधों का। उसके बाद इसमें जो है मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का वर्णन भी इसी वेद में मिलता है। मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का भी वर्णन इसी वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? तो वह साकल शाखा है। कौन सा है? तो साकल शाखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया। कौन कौन? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन सा है? तो काठक। क से कृष्ण और क से काठक। क से कृष्ण और क से काठक। और भी है, मैत्रेयी है, तैत्तिरीय है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद तो है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संबंध कौन सा ब्राह्मण से है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद तो कौन कौन? ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी। उसके बाद में यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का हो गया तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। उसके बाद सामवेद। तो सामवेद का कौन सा? तो सामवेद का पंचवीस। सामवेद का पंचवीस। और अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का क्वेश्चन पूछ देगा। ऋग्वेद का जो है कौन सा? ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद का गोपथ और सामवेद का पंचवीस। सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का तैत्तिरीय या शतपथ और ऋग्वेद का ऐत्रेय या कौशिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में सब किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितना? उपनिषदों की संख्या कितना? 108। कितना? 108। पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या 18। कितना? 18। पुराणों की संख्या 18 है। अब देखते हैं कि
स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति से किससे प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री का क्या बताया गया है? पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? तो मैत्रेयी संहिता से। अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जाबलोपनिषद से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जबलोपनिषद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जबलोपनिषद से। जबलोपनिषद से। अब देखते हैं कि सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक कौन सा मानी जाती है? तो मनुस्मृति। कौन सा? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है कि वेदांगों की संख्या कितना? 6। वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की संख्या 6। पुराणों की संख्या 18। उपनिषदों की संख्या 8। 108। कितना? 108। अब देखते हैं कितना मिनट हुआ। मिनट नहीं था भैया, दावन हो रहा ओकरे दावन ना 21 मिनट। 21 मिनट। चलिए अब ज्योग्राफी पे चलते हैं। अब देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले भूगोल। तो भूगोल जो है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो इरेटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस का कहा जाता है। क्या किया जाता है? हिकेटियस। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी शब्द को 2 भागों में बांटा गया। लैटिन शब्द के 2 भागों में, जियो प्लस ग्राफस। जियो प्लस ग्राफस, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के बारे में जो है, हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल का जो प्रयोग किया था, तो वह किस पुस्तक में? तो उसका नाम है जस पीरियोडस। कौन सा पुस्तक था? जस पीरियोडस। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार से भूगोल का जो पिता है उसके बारे में। सबसे पहले भूगोल का जनक जान लिए हिकेटियस। उसके बाद में वर्तमान भूगोल का जनक तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है कौन सा है? वर्तमान मतलब अभी का। वर्तमान मतलब अभी का, यानी वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अगला पूछेगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक। सबसे पहले जो शब्द जो प्रयोग किया था वो एरेटोस्थनीज ने ही किया था, इसीलिए इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पोलिडोनियम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पोलिडोनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक। तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो थेल्स और अनेक्सिमेंडर। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बेहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बेहम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बेहम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र के निर्माण करता। तो
तो अनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र का तो अनेक्जिमेंडर, और ग्लोब का हो जाएगा मार्टिन बेहम, और जबकि मानचित्र का अनेक्जिमेंडर। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार तो स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार तो स्ट्रैबो। क्रमबद्ध भूगोल का जन्म तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और किसका पिता? वर्तमान भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल का जन्म किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ भूगोल वेता थे जिसके द्वारा कुछ क्या दिया गया था, कुछ स्टेटमेंट दिया गया था। अब देखते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह स्ट्रैबो के द्वारा। जैसे ही आ जाएगा ना आकाशीय पिंड, महासागर, जीव जंतु, तो स्ट्रैबो। जैसे ही आ जाएगा स्ट्रैबो। अगला है कि भूगोल पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये कैलेडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया था। टॉलमी के द्वारा कौन क्या दिया गया था? तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय क्या है? विज्ञान है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कार्ल रिटर के द्वारा। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। ये आर्थर होम्स के द्वारा, यानी मानव के रहने का स्थान जो बताया गया किसके द्वारा? ये आर्थर होम्स के द्वारा। किसके द्वारा? आर्थर होम्स के। अब देख ये तो हमारे थोड़ा भूगोल के बारे में जानकारी था। अब इसका पहला चैप्टर जो है ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड जो है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए ब्रह्मांड के बारे में जो है कुछ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो है कुछ सिद्धांत दिए गए थे। क्या दिए गए थे? कुछ सिद्धांत दिए गए थे। उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह जॉर्ज एम लेमेथियर के द्वारा। किसके द्वारा? तो जॉर्ज एम लेमेथियर के द्वारा दिया गया था। दूसरा जो था वह साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। क्या? सतत सृष्टि सिद्धांत। यह किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी के द्वारा। थॉमस गोल्ड और हर्मन। साम्य अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, यानी गोल्ड और बॉडी याद रखना। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा। और चौथा स्फीति सिद्धांत, ये एलन गुथ के द्वारा दिया गया था। चार सिद्धांत के बारे में अभी पढ़े। पहला बिग बैंग थ्योरी लेमेथियर के द्वारा, दूसरा साम्य अवस्था, गोल्ड और बॉडी, और तीसरा पढ़े कौन सा? तीसरा दोलन सिद्धांत। तो दोलन एलन संडेजा के द्वारा, और चौथा स्फीति सिद्धांत एलन गुथ के द्वारा। चार सिद्धांत चार वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहला जो थ्योरी सिद्धांत दिया था किसके द्वारा दिया गया था? तो लेमेथियर के द्वारा दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी। और सबसे यह मान्य भी है। क्या है? सबसे मान्य। ये जो लेमेथियर था यह एक यानी खगोलवेता थे। क्या थे? खगोलवेता थे। और कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे। कौन? लेमेथियर। कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक सिद्धांत के बारे में दिया था ब्रह्मांड से के उत्पत्ति से संबंधित, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जो है कहा जाता है कि प्रारंभ में वे सभी वस्तुएं जिनमें ब्रह्मांड बना है वह बहुत ही छोटे थे, बहुत ही क्या थे, छोटे थे, बहुत ही क्या थे, छोटे थे, और वह एक ही स्थान पे स्थित था। क्या था? एक ही स्थान पे स्थित था, और उसका आयतन और तापमान जो था बहुत ही कम था। वस्तु छोटा रहेगा तो उसका तापमान भी कम रहेगा, घनत्व भी कम रहेगा, और उस स्थानों कम लेगा, नहीं लेगा, उसका घनत्व, तापमान और आयतन भी क्या होगा? कम ही होगा। वस्तु छोटा होगा तो क्या होगा? छोटा होगा तो सब चीज कम होगा। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जो है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसमें महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा जाता है। महाविस्फोट क्या कहा जाता है? महाविस्फोट को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत की घटना जो है आज से कितना वर्ष पहले हुआ था? तो 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। महाविस्फोट सिद्धांत जो है सौरमंडल के निर्माण का लगभग कितना वर्ष पहले हुआ? तो 4.6 अरब वर्ष, 4.6 यानी सौरमंडल के कितने वर्ष पहले? तो सौरमंडल के निर्माण के कितने वर्ष पहले? तो 4.6 अरब वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी को या बिग बैंग सिद्धांत को पुष्टि हेतु एक परियोजना का शुभारंभ किया गया था, और किसके द्वारा, कब? तो 30 जून 2001 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा क्या है? एक प्रकार का एजेंसी है। क्या है? एजेंसी है, जिसके द्वारा हम देखते हैं रॉकेट भी लॉन्च होता है, नहीं होता है? रॉकेट भी क्या होता है? लॉन्च होता है। और ये किसके नेतृत्व में? तो ये विल्किंसन के नेतृत्व में, विल्किंसन के नेतृत्व में 2001 ईस्वी में नासा के द्वारा बिग बैंग थ्योरी को पुष्टि हेतु क्या किया गया था? तो एक परियोजना का शुभारंभ किया गया था। क्या किया गया था? परियोजना का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। लेकिन 2013 के आधार पर क्या किया? नासा ने इसे ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की गई, और वही मान्य रह गया। क्या रह गया? तो मान्य रह गया। यानी कि बिग बैंग थ्योरी की घटना जो है आज से लगभग कितना वर्ष पहले हो चुका है? तो 13.7 वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले। और सौर मंडल के निर्माण होने से कितना पहले? तो 4.6 अरब वर्ष पहले। लेकिन क्या हुआ कि डेविड विल्किंसन का क्या हो गया? तो 2002 ईस्वी में वह मर गया। क्या हो गया? क्योंकि इसी के नेतृत्व में क्या किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था, और यह 2002 ईस्वी में मर गया। और जब ये मर गया तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले था मैप माइक्रोवेव एनेस्ट्रोपी प्रोब, इसका नाम डब्लू जुट गया। यानी डब्लू मतलब विल्किंसन, उसका नाम उसमें क्या हो गया? जुट गया था, WMAP हो गया, WMAP हो गया। अब देखते हैं कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो इयोन कहा जाता है। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड, खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब सबसे बड़े टुकड़े को कहा जाता है इयोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इयोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में, अब देखते हैं कि सबसे बड़ा हो गया इयोन, उसके बाद महाकल्प, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग और काल, युग और काल। अगला है कि ब्रह्मांड के बारे में जो है एडविन हब्बल के द्वारा भी उल्लेख किया गया है, और उसका उल्लेख भी बहुत ही उल्लेखनीय है। क्या है? उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2010 ईस्वी में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च
ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 150 मीटर 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ड हेडन पोलाजायर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिग्स बोसोन का निर्माण जो है कैसे किया गया? तो यह प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकरा गया, तब हिग्स बोसोन का निर्माण हुआ। क्या हो गया? हिग्स बोसोन। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल से नाम जाने वाला हिग्स बोसोन ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। किसका? ब्रह्मांड का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10⁸ प्रकाश वर्ष पहले। 8 प्रकाश वर्ष, 10⁸ प्रकाश वर्ष व्यास, यानी प्रकाश का व्यास क्या होता है? ब्रह्मांड का व्यास क्या होता है? ब्रह्मांड मतलब क्या? ये हो गया ब्रह्मांड और यहां से यहाँ पूरा व्यास हो गया, यानी इसका व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, यह प्रकाश वर्ष क्या है? मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ये वर्ष लगा हुआ तो समय का मात्रक नहीं है, बल्कि यह दूरी का मात्रक है। कहां से कहां? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर अधिक, हाँ 15 मीटर, 10⁻15 मीटर, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻, कितना? 15 मीटर। 15 मीटर। ब्रह्मांड में लगभग में कितना मंदाकिनी है, गैलेक्सी है? तो 100 अरब। कितना है? 100 अरब। और उतना ही तारे हैं। 100 अरब क्या है? तारे हैं। मंदाकिनी अब किसको कहते हैं? गैलेक्सी किसको कहते हैं? तो यह क्या होता है? यह तारों का समूह होता है, यानी बहुत सारे तारा मिलकर किसका निर्माण करता है? गैलेक्सी का निर्माण करता है, मंदाकिनी का निर्माण करता है। किसका? मंदाकिनी। लेकिन यह जो है पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, यह थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देता है। कौन? मंदाकिनी। और मंदाकिनी क्या है? तो ये तारों का समूह है। तारों का समूह है जो क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, अपनी एक क्या है? गैलेक्सी है, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है, या उसे आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा एक ही बात है। दुग्ध मेखला या आकाशगंगा एक ही बात है। यानी हमारे किसके पास? पृथ्वी के पास अपनी एक गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, जिसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है, या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अब तक जितना भी मंदाकिनी का ज्ञात हुआ है, उसमें 80% भाग जो है स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। क्या है? सर्पिलाकार है। कितना परसेंट? 80%। क्या है? सर्पिलाकार है। और मंदाकिनी का सबसे पहले किसने देखा था? गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। कौन देखा था? तो गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। सबसे पहले मंदाकिनी को देखने वाला कौन है? गैलीलियो है। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सा है? तो देवयानी। सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी। याद रहेगा, सबसे नजदीकी कौन सा है? तो देवयानी। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम मतलब नया, अभी जो ज्ञात हुआ है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? तो ड्वार्फ। कौन सा? ड्वार्फ। नवीनतम मतलब ड्वार्फ, नवीनतम मतलब नया, नवीनतम मतलब नया। कौन सा है? तो ड्वार्फ। कौन सा है? ड्वार्फ है। और आकाशगंगा के सबसे नजदीक, तो आकाशगंगा के सबसे नजदीक देवयानी। कौन सा? देवयानी। एक होता है नेबुला, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। निहारिका क्या होता है?
तो जहाँ से तारों का जन्म यानी तारा जहाँ से जन्म होता है ना उसे न्यारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यारिका कहते हैं। जैसे माँ के पेट से बच्चे का जन्म होता है तो माँ के पेट में जो कहा जाता है उसे गर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ से जन्म होता है। उसी प्रकार से जहाँ से तारा का जन्म होता है उसे न्यारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यारिका कहते हैं। और ये जो है न्यारिका में कौन कौन चीज होता है? तो धूल और गैस, धूल और गैसों का मिश्रण होता है। धूल और क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। सभी तारों का जन्म कहाँ से होगा? न्यारिका से। कहाँ से होगा? न्यारिका से। लेकिन कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इसमें 2 न्यूट्रॉन तारे हैं। कौन कौन? न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। यानी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर जो है ये मृत तारे हैं। क्या है? मृत तारे का मतलब है कि जहाँ जन्म हुआ वहां मर गया, जहाँ जन्म हुआ वहीं मर गया, तो वह मृत तारा नहीं हुआ। क्या हो गया? मृत तारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, न्यारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, और दूसरा जो है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। किसी विस्फोटक तारे, जब तक विस्फोट नहीं होगा तब से तारा का निर्माण कैसे होगा? जब तक विस्फोट नहीं होगा तब तक तारा का निर्माण नहीं होगा। अब देखते हैं कि पूछ देगा कि कुछ 1-2 न्यारिका का उदाहरण दे, तो याद रखना वेल और कर्क, वेल और कर्क, वेल और कर्क, वेल और कर्क क्या है? 2 न्यारिका है। क्या है? न्यारिका है। क्या है? न्यारिका है। अगला क्वेश्चन है एक और, उत्सर्जन न्यारिका। तो उत्सर्जन न्यारिका क्या है? तो यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी न्यारिका होती है। सबसे सुंदर और रंग बिरंगी न्यारिका कौन सा है? तो उत्सर्जन। कौन सा? उत्सर्जन न्यारिका। एक है परावर्तन। तो परावर्तन मतलब क्या होता है? जैसे ये बोर्ड को हमें दिखाई देता है, तो बोर्ड मतलब इस पे रोशनी गया और यहाँ से टकरा गया, तो यानी परावर्तन के मतलब जिस सतह पर गया और वहां से लौट गया। हम किसी वस्तु को कैसे देख लेते हैं? तो वो देख लेते हैं परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण हम देख लेते हैं। जैसे उस वस्तु पे लाइट जाता है तो लाइट हमारे रिटर्न होकर हमारे आंख पे पड़ता है और उस वस्तु को हम देख लेते हैं। नहीं तो अंधेरा में हम नहीं देख पाते हैं, और जब ये प्रकाश जाता है तो उस वस्तु पे परावर्तित होकर हमारे आंख पे पड़ता है और उस वस्तु को हम देख लेते हैं। तो परावर्तन न्यारिका क्या होता है? ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। जिसे इसमें प्रकाश किया पुनः लौट गया। क्या हो गया? लौट गया। और श्याम न्यारिका भी है, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरफ रोक देती है। यानी इसके पीछे से जैसे आएगा ना तो ये दीवार की तरह रोक देगा। क्या करेगा? दीवार की तरह रोक देगा। तो ये हमारा था। और एक न्यारिका है जिसका नाम है ओरियन नेबुला। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकदार तारों का समूह है। सबसे शीतल और सबसे चमकदार पूछ देगा न्यारिका कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला। कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। ये ब्रह्मांड खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। तो आप लोग जरूर अपना राय दीजिएगा कि कहाँ कोई दिक्कत होता है, बोलने में कोई दिक्कत हो या कोई गलती हुआ हो तो आप लोग उसे जरूर कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और कैसा लगा ये सेशन आप लोग अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो भी त्रुटि होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, उस त्रुटि को मैं धीरे धीरे सुधार कर लूंगा। आप लोग जरूर अपना राय दीजिएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेशनल शायरी के रूप में कि माँ तेरे पसीने के मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने के मोती सा चमकाऊंगा, तू माँ बड़े सपने देखना, तेरा सपना पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तेरा सपना पूरा करके कौन दिखलाएगा? शेर शेरनी दिखलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारे माँ पिता जो है, देखते हैं जिनके माँ पिता बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब की क्या होती है? आशाएं होती है, इच्छाएं होती है। और उस इच्छा को जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसका उम्र जो है 10 वर्ष बढ़ जाता है। यानी उसका उम्र 10 वर्ष बढ़ जाता है तो इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है?
यानी कि हम सबों को अच्छे से मेहनत करके अच्छे से अपने क्या कहते हैं ऑनेस्टी से पढ़ लिख कर मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लेकर और माता पिता को क्या करना है, माता पिता को 10 वर्ष उम्र बढ़ा देना है। तो इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।